की वेबसाइट पे क्या क्या मांगा है उन्होंने। ठीक है, तो फॉर्म सब लोग भर दीजिए क्लैट के। एलेट के भी आ जाएंगे कुछ दिनों में, एलेट का भी भर दीजिएगा। ये दोनों पेपर एक हफ्ते के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट संडे को क्लैट का हो जाएगा और सेकंड संडे को एलेट का हो जाएगा। तो अब क्या है कि आप लोग एकदम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अच्छा हम लोगों ने एक प्लान किया था कि हम लोग एक क्लास रखेंगे जिसमें कि हम लोग पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, है ना। वो क्लास 10 से 11 चल रही है। ठीक है, लास्ट क्लास में आप में से मेरे ख्याल से केवल अनुष्का जुड़ी थी और कोई नहीं जुड़ा था। वो क्लास आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। उसके लिए एक और तरीका निकाला है। क्या निकाला है कि मैं आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस पैसेजेस दूंगा और उसमें पिछले 6 महीने का सारा का सारा करंट अफेयर्स मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम आए वो भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि इतनी सारी क्लास करना कई बार ज्यादा क्लास करना भी नुकसानदायक हो जाता है ना। कि आप क्लास तो कर रहे हो, दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा, तो उस क्लास का कोई फायदा नहीं। कर सकते हो, बहुत बढ़िया। ऑल्टरनेट डेज है, रात को 10 से 11 6 महीने के करंट अफेयर उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। वही तो मैगजीन ही पढ़ रहे हैं ना रात वाली क्लास में, 10 से 11 वाली में। मैगजीन वही 6 महीने की जो आती है मैगजीन। हालांकि सिर्फ मैगजीन नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर हम जो जो टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा इन डेप्थ जाके डिस्कस करेंगे, उसमें क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझते हुए उसको, वो वाली क्लास उस तरीके से चल रही है। मैगजीन आप अपनी चॉइस से कोई सी भी ले सकते हो। दृष्टि आती है एक मैगजीन, उसकी घटना चक्र की, वो भी अच्छी है। प्रतियोगिता दर्पण है, वो अच्छी है। और स्पीडी भी अच्छी बताते हैं कई लोग, स्पीडी अच्छी है। तो आप अपने चॉइस से जाके देखो, शॉप पे जाओ, 2-3 मैगजीन वहां पे पलटो अल्टो पलटो कि आपको किसका पैटर्न समझ में आ रहा है, किसका पैटर्न आसान लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो मैगजीन ले सकते हो आप। ठीक है, तो मैगजीन पढ़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अ, आप सिर्फ क्वेश्चंस भी करते रहोगे प्रैक्टिस तो भी काफी है। और मैगजीन पढ़ने से अच्छा है शाम वाली क्लास कर लो, कान में लगा के सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई होंगी। अभी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। इकोनॉमिक सर्वे के बाद आप लोगों ने बजट भी पढ़ा हुआ है। बजट की पूरे बजट की एक कॉन्सोलिडेटेड क्लास भी हम लोगों ने करी थी स्टार्टिंग में। मतलब वो, हालांकि वीडियो दी थी मैंने आप लोगों को, उसकी रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे है वो। तो वो 1-1.5 घंटे की है, लेकिन उसके अंदर सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, जितना भी बजट के अंदर हो सकता है, जितना भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी योजनाएं सब कुछ उसके अंदर डिस्कस किया है। इसके अलावा जो जो चीजें उसके बाद में आई है ना, जैसे बीबीजी राम जी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, या फिर डिलिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर मैं जो क्वेश्चंस दूंगा, जो पैसेज दूंगा क्वेश्चंस, है ना, जो टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ उसके अंदर, तो उनको आप अलग से भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो। वो पैसेज तो करने ही करने हैं, उसमें जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएंगी वो तो पूछनी ही पूछनी है। उसके अलावा भी अगर उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ोगे तो भी ठीक है, काफी है। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चल रहो आराम से, तैयारी हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, एक ये जजमेंट है, हालांकि ये आज के द हिंदू में नहीं छपा, लेकिन जजमेंट आया है कि सेक्शन 498 ए एक्सटेंडेड टू सर्टेन लिव इन रिलेशनशिप्स। अब ये लिव इन रिलेशनशिप्स किनको बोला जाएगा? हुँ? बिना शादी के जो साथ में रह रहे हैं, बिना वैलिड मैरिज के जो साथ में रह रहे हैं। ऑनलाइन आप लोग कुछ कहोगे कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटल चेंज है। और सोसाइटल चेंज के बारे में एग्जाम्स में कई बार मेंस में क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, कि लिव इन से किस तरीके से सोसाइटल चेंज आया, या किस तरीके से सोसाइटल चेंज की वजह से लिव इन का कंसेप्ट इंडियन सोसाइटी में आया, या ये पहले से था, पहले से परसिस्ट कर रहा था, बस उसको नाम दे दिया गया लिव इन। सोसाइटी के चेंज होने की वजह से कंसेप्ट आया। तो यहाँ पर मेरा एक आर्गुमेंट है कि पहले जब हम लोग आजाद हुए तो उसके बाद बाईगैमी को बैन किया गया हिंदू समाज के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके कई सालों बाद तक बाईगैमी को प्रैक्टिस किया गया। बहुत सालों बाद तक बाईगैमी चली, यानी कि हमारे जो दादाजी वाली जनरेशन है उसमें
काफी हद तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि बाईगैमी भी हुआ करती थी। ठीक है, लोग दो दो शादियां कर लेते थे। तो जो सेकंड मैरिज है वो तो इनवैलिड है। तो उसके साथ जो व्यक्ति रह रहा है, क्या वो लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा? क्यों? क्योंकि तब तो जो शादी बैठी थी ना, मतलब समय के हिसाब से लोग मैं कह रहा हूँ बैन होने के बाद, जब बाईगैमी का रूल आ गया कि बाईगैमी, हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट जब आ गया 1955 में, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर किसी ने दो शादियां करी हैं, बहुत सारे लोगों ने करी थी, जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दो शादियां करी थी, उसके बाद तक भी चलती रही। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, राम जेठमलानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े एडवोकेट हुए आज तक इतिहास में। उन्होंने दो शादियां करी थी, उनकी दो बीवियां थी। तो जो सेकंड वाइफ थी, वो तो लीगली वेडिड वुमेन कही कहला ही नहीं जा सकती, क्योंकि सेकंड मैरिज इज इनवैलिड हिंदू मैरिज एक्ट में। तो क्या वो लिव इन है? वो लिव इन, वो लिव इन ही है। ठीक है, तो इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ कि एक महिला ने शादी करी, कुछ साल अपने पति के साथ रही, और फिर उसके ऊपर एलिगेशन लगाए कि इसने मुझे मारा पीटा, मेरे साथ क्रुएलिटी करी, और दहेज मांगा। तो वो सारा आप लोगों को पता है कि पूरा एक पैकेज है केसेस का। 125 सीआर, पहले सीआरपीसी हुआ करता था 125, अब चेंज हो गया होगा। ठीक है ना? इसके अलावा डीवी एक्ट है, और 498 ए जो पहले हुआ करता था आईपीसी में, अब 83 हो गया बीएनएस के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस कर दिए उसने अपने पति के ऊपर। पति ने बोला कि मेरी तो पहले से शादी हो रखी है, और ये तो मेरी सेकंड वाइफ है, तो वैलिड मैरिज तो है ही नहीं। और वैलिड मैरिज नहीं है तो क्रुएलिटी का कोई चार्ज ही नहीं बनता। तो इसलिए मेरे को 498 ए के अंदर एक्विट कर देना चाहिए, क्योंकि मैं तो हस्बैंड हूं ही नहीं 498 ए के हिसाब से। अब इनके साथ लड़की थी वो सेकंड सेकंड वाइफ थी, वाइफ हिंदू है। फिर जो ऐसा कुछ तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, हालांकि ये सिर्फ 498 ए आईपीसी पे ही एप्लीकेबल है अभी, 83 बीएनएस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाँ जी। हाँ, लेकिन यहाँ पर बात है 498 ए की। अटेम्प्ट टू मर्डर तो चलेगा ही, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो तो चलेंगी ही, अदर प्रोसीडिंग तो चलेंगी। क्या 498 ए लगाया जा सकता है क्योंकि वो हस्बैंड नहीं है? 498 ए हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स के द्वारा की गई क्रुएलिटी। ठीक है, नहीं लग सकता ना? तो लीगल इशू यही है, कैन अ मैन इन लिव इन रिलेशनशिप और रिलेशनशिप रिजेंबलिंग मैरिज बी ट्रीटेड एज अ हस्बैंड एंड प्रोसिक्यूटेड अंडर 498 ए आईपीसी? सवाल यही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि 498 ए अप्लाई होगा, कहां पर? हर एक लिव इन रिलेशनशिप पे नहीं, लेकिन कहां पर? जहां पर द रिलेशनशिप इज जेन्युइनली इन द नेचर ऑफ मैरिज। वो कैसे रह रही थी? भले ही उसकी शादी वैलिड नहीं थी, लेकिन वो एक मैरिड वुमेन की तरह उसके साथ रह रही थी, अपने पति के साथ, है ना? मतलब अपने लिव इन पार्टनर के साथ। ठीक है, कंसेंटिंग एडल्ट थे दोनों, ठीक बात है ना? एंड इंटेंशन टू मैरी फॉर्म एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। इंटेंशन टू मैरी यहां पर बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या वहां पर इंटेंशन ऑफ मैरिज थी? क्या इंटेंशन थी उनकी एज अ मैरिड कपल रहने की? तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी इंटेंशन थी एज मैरिड कपल रहने की, शादी करके समाज के बीच में रह रहे हैं एज मैरिड कपल। तो यहाँ पर इसको क्या बोला? द स्टेट्यूटरी इंग्रेडिएंट ऑफ क्रुएलिटी आर एस्टैब्लिश्ड। तो उसको बोला कि ये क्रुएलिटी के अंदर आएगा। ठीक है, देयरफॉर नॉट एवरी लिव इन रिलेशनशिप अट्रैक्ट्स 498 ए, बट अगर वहां पर इंटेंशन है, कैसी? टू लिव
एज हस्बैंड एंड वाइफ टू हैव अ मैरिज, तब वहां पर क्या हो जाएगा, 498A अप्लाई हो जाएगा। बस ठीक है, मैं तो बताता हूँ। नॉर्मली अगर कोई लिव में रह रहा है तो उसकी इंटेंशन कैसे है? नॉर्मली कोई लिव इन में रह रहा है तो उसकी इंटेंशन उसके एक्ट से पता चलेगी। अगर इंटेंशन टू मैरी नहीं है, इंटेंशन टू लिव एज मैरिड कपल नहीं है, सिर्फ कैसा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में बोला कि सिर्फ अगर कैजुअल रिलेशनशिप है, जैसे आजकल बहुत सारे डेफिनेशन आ गए हैं रिलेशनशिप के, कैजुअल रिलेशनशिप, और कौन कौन से होते हैं, जेंजी वाले बताएंगे किस किस तरह के रिलेशनशिप होते हैं, बेंचिंग और ब्रेड क्रम्बिंग और तरह तरह के बहुत सारे हैं, मतलब मुझे भी नहीं पता है ना। तो उस तरीके के जो टेम्परेरी रिलेशनशिप है उसमें अगर कोई लिव इन में रहता है तो उसके लिए वो हस्बैंड और वाइफ नहीं माने जा सकते, 498A अट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि 83 BNS अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तब होगा जब इंटेंशन होगी टू लिव एज अ मैरिड कपल। ठीक है, तो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ तो किसके ऊपर है, द इनिशियल बर्डन लाइज अपॉन द वुमेन सीकिंग प्रोटेक्शन टू शो दैट द रिलेशनशिप पजेस मैरिटल कैरेक्टर। मैरिटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके रिलेशनशिप के बीच में, प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि वही जो आपका क्वेश्चन था कि कोई भी लिव इन रिलेशनशिप क्या इसको अट्रैक्ट करेगा, नहीं, वहां पर क्या होना चाहिए, मैरिटल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए साथ में रहने के, इमोशनल शेयरिंग, इकोनॉमिक पूलिंग, तो इनसे पता चलता है शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं, इकोनॉमिक्स अपने क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पूल कर रहे हैं इकोनॉमीज अपने, तो वहां पर पता चलता है कि इंटेंशन टू लिव टुगेदर है। ठीक है, द पार्टीज हैड रिक्विजिट इंटेंशन टू मैरी, तब क्या होगा, ये प्रूव करना पड़ेगा किसको, महिला को, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, महिला पे है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें काउंट करेंगी, जैसे ड्यूरेशन, शेयर्ड हाउस होल्ड है या नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को पूल कर रहे हैं या नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर रहे हैं या नहीं, इमोशनल एंड इंटीमेट कंपेनियनशिप है या नहीं उनके बीच में, उनको वो बच्चे करना चाहते हैं, उनके पास बच्चे हैं, तब भी क्या माना जाएगा कि वो मैरिड कपल है ना, उनकी इंटेंशन है टू लिव एज मैरिड कपल, प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स पब्लिकली एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये पुराने केसेस हैं, डी वेलस्वामी और इंदिरा शर्मा, इन दोनों केसेस के अंदर ये सारे गाइडलाइंस आए थे कि इनको क्या मानेंगे, मैरिड कपल मानेंगे। ठीक है, इंटेंशन एंड कंडक्ट ऑफ पार्टी से पता चलेगा कि वो क्या है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा अगर 498 अप्लाई नहीं किया। कैसे हो जाएगा, क्योंकि एक महिला जो कि मैरिज के बाद रह रही है और एक महिला जो रॉन्ग प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज में रह रही है, उन दोनों के बीच में कैसे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्रिएट करोगे, तो आर्टिकल 14 का क्या हो जाएगा, वॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अ लीगली मैरिड वुमेन एंड अ वुमेन लिविंग इन मैरिज लाइक रिलेशनशिप विद एन इंटेंशन टू मैरी, इन दोनों के बीच में अगर हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, तो आर्टिकल 14 का सीधे सीधे वॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर ये बोला कि जो के.एस. पुट्टू स्वामी में बोला, क्या बोला कि भाई मेरी बॉडीली ऑटोनॉमी है, राइट टू प्राइवेसी कहाँ तक जाती है, बॉडीली ऑटोनॉमी तक जाती है, डिसीजनल ऑटोनॉमी तक जाती है। तो ये जो मेरी डिसीजनल ऑटोनॉमी है, इसके अलावा शफीना जहान वर्सेस अशोकन के एन के केस को भी इसके अंदर कोट किया गया, जिसके अंदर ये बोला गया था कि राइट टू चूज वंस पार्टनर इज फंडामेंटल राइट, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बराबर है, सॉरी राइट टू लाइफ के बराबर है। ठीक है ना, कि अपना पार्टनर चूज करने का अधिकार होना चाहिए, कास्ट क्लास उसके बीच में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इन राइट्स को एक्सरसाइज करने पे मेरा 498A का प्रोटेक्शन चला जाएगा। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन राइट्स को एक्सरसाइज करने की वजह से अगर 498A का प्रोटेक्शन चला जाएगा तो फिर वो गलत है। क्या बोला, द फ्रीडम टू चूज अ पार्टनर कैन नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन मियरली बिकॉज द रिलेशनशिप लैक फॉर्मल रिकॉग्निशन। फॉर्मल रिकॉग्निशन ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 498A की प्रोटेक्शन समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 498A इसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से भी कंपेयर किया, तो सेक्शन 2F डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का क्या कहता है कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को कवर करता है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ पत्नी ही नहीं, जो भी एज रिलेशनशिप ऑफ मैरिज में कोई भी व्यक्ति रह रहा है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर
सेक्शन 2F कहता है, डेफिनेशन देता है। तो इसलिए बोला कि ये एप्लीकेबल होना चाहिए 498A भी, मैरिज लाइक रिलेशनशिप्स के ऊपर, ठीक है। और स्पेसिफिकली बोला, सीधे याद रखना, ये 83 के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। हालांकि इसके अंदर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरनेश कुमार की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। यानी कि मियरली एफआईआर, सिर्फ एफआईआर हो जाने से व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, अगर उसको सही लगता है, अगर उसको नेसेसरी लगता है, तभी इसके अंदर अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये अवनीश कुमार की बहुत फेमस जजमेंट है, आप लोगों को जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जजमेंट तो आप सर भी पढ़ाएंगे, क्लास में भी आएगी जब, है ना। और कोर्ट ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया कि 498 ए पे, तो इसका मतलब 85, 83 नहीं है, सॉरी 85 है बीएनएस का। मैंने गलत सेक्शन कोट कर दिया। जो 498 ए को रिप्लेस करता है वो है 85 बीएनएस, ठीक है। 83 की जगह 85, अगर किसी ने नोट किया हो तो उसको करेक्ट कर लेना, 85। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि ओएनजीसी ने जो मैंगलोर में पेट्रोलियम, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, उसके अंदर अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि ये ओएनजीसी, ओएनजीसी नहीं, हाँ ओएनजीसी एक प्लान कर रही है कि पदूर के अंदर अपना एक एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे। जिस टाइम वॉर चल रही थी, याद आ रहा है? हाँ, ये नहीं याद आ रहा कि पदूर के अंदर एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की बात थी? पदूर के अंदर, तो उसी की बात है ये, वही है। मंगलूर के अंदर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, उसको क्या कर रहे हैं, अपग्रेड करके उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसको जो जहां पर कर रहे हैं मंगलूर के अंदर, वो है पद्दूर नाम की जगह, ठीक है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या कह रहे हैं, 50% और 0.875 मिलियन मीट्रिक टन रिजर्व फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट। 1.75 MMT का बन रहा है, जिसके अंदर 50% किसके लिए रिजर्व रहेगा, इंडिया स्ट्रेटेजिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 50% किसके लिए रहेगा, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ठीक है। क्योंकि अभी पूरी दुनिया के अंदर वॉर चल रही है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता क्या है, पहले ये बताओ। हाँ, जो आपदा में काम आ सके, वॉर के टाइम पे काम आ सके, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए उस समय पे काम आ सके, कोई सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाए, सप्लाई नहीं आ पा रही है तो उस समय पे काम आ सके, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व तो हम लोग बना रहे हैं, उसका 50% यूज करेंगे पेट्रोलियम रिजर्व के लिए, और 50% ओएनजीसी के लिए, कॉमर्शियल ऑपरेशंस के लिए रहेगा, ठीक है। The entire project will be funded by ONGC. It will be developed as an extension of Mangalore Strategic Petroleum Reserve. ठीक है, जो एक्सटेंशन है वो कहां पर बन रहा है, पद्दूर में, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, क्या होता है आप लोगों ने बता ही दिया। ब्लॉकेड के टाइम पे, इंटरनेशनल सैंक्शन के टाइम पे, नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे, वॉर के टाइम पे, कोई सडन डिसरप्शन के टाइम पे ये काम आया, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ पर है हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व। एक विशाखापट्टनम में 1.33 MMT का, एक मंगलुरु में है 1.5 MMT का। इसी के साथ फेज 1 में हमने पहले ये बनाए 3, ठीक है। कौन कौन से, विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पदूर, ठीक है। मंगलुरु और पदूर, विशाखापट्टनम 1.33 MMT, मंगलुरु 1.5 MMT और पदूर 2.5 MMT। टोटल 5.33 MMT की हमारी कैपेसिटी है किसकी, पेट्रोलियम रिजर्व की, ठीक। जो कितने दिन काम आएगी, 9.5 दिन। 9.5 दिन में ये हम लोग खा के खत्म कर देंगे, ठीक है। अब खा के खत्म कर देंगे तो कैसे चलेगा काम, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन काम करता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को, कौन मैनेज करता है, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ठीक है। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड मैनेज करती है हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ठीक है। ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आएगी कौन सी, ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। और ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर कौन काम कर रहा है,
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ये क्या करता है, पेट्रोलियम रिजर्व को, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा क्यों चाहिए, 88% हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, जो हमारी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है उसमें 88% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोग क्या है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। कोई भी जियोपॉलिटिकल इधर उधर होता है, जियोपॉलिटिकल कंफ्लिक्ट होता है, तो हमारा पेट्रोल रुक जाता है ना। अभी जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पेट्रोल रुक गया, तो इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। अब फेज 2 शुरू हुआ है, तो फेज 2 के अंदर चंदी खोल उड़ीसा के अंदर 4 MMT का एक प्लान है, अभी बना नहीं है, बन रहा है। इसके अलावा पदूर फैसिलिटी के अंदर 2.5 MMT का बन रहा है। ठीक है, ये दोनों बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, ये फेज 2 है। अब ये कह रहे हैं कि भाई 9.5 दिन, सरकार अभी जब वॉर चल रही थी उस टाइम पे सरकार कहती है हमारे पास 45 दिन का रिजर्व है, 50 दिन का रिजर्व है, अब 34 दिन का रिजर्व बचा है, तो टोटल कैपेसिटी 9.5 दिन की है, कैसे बचा है, तो वो काउंट करते हैं टोटल। टोटल मतलब कि बहुत सारा तो पेट्रोल पंप के अंदर है ना, बहुत सारा रिजर्व में थोड़ी ना पड़ा है सारा, बहुत सारा कंपनीज के अंदर रिफाइन हो रहा है, बहुत सारा अभी शिप में लोडेड है, आ रहा है रास्ते में, उसको भी काउंट कर लेते हैं, कि उसको भी काउंट करके हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इतने दिन का हमारे पास है, क्योंकि वो हमने खरीद लिया, वो आ रहा है रास्ते में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 74 दिन का रिजर्व क्रिएट करने की कैपेसिटी है, पूरा ओवरऑल। यानी कि जब हम सब कुछ भर देंगे, सारे पाइपलाइंस भर देंगे, जब हम अपने सारे ट्रक्स के अंदर पेट्रोल क्या करेंगे, भर देंगे और पेट्रोल पंप्स को फुल कर देंगे, तो 74 दिन का रिजर्व हम लोग बना सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इंटरनेशनल कंपैरिजन अगर हम देखें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से, जिससे कि इंडिया जुड़ा हुआ है लेकिन फुल मेंबर नहीं है, एसोसिएशन कंट्री है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहता है कि 90 डेज का रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड रुकना, बस पानी की बोतल ले। अभी पूरी दुनिया किस पे लड़ती है, पेट्रोलियम पे, क्रूड ऑयल पे, और अमेरिका तो तुरंत हमला कर देता है कहीं भी दिखता है तो यहाँ पे ज्यादा तेल है, चाहे वेनेजुएला हो, ईरान हो, है ना। लेकिन फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी क्या बदल जाएगी, प्रेजेंट में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है। चाइना ने इसको बदल के दिखाया है, चाइना ने अपनी डिपेंडेंस ईवी के ऊपर करी है, अप्रोक्सीमेटली 50% व्हीकल्स उन्होंने ईवी कर लिए अपने। ठीक है, और चाइना बहुत बड़ा कंट्री है। तो इसके अंदर बोले क्रिटिकल मिनरल्स द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पावर, चाइना के पास है पावर। ठीक है, लेकिन फ्यूचर क्रिटिकल मिनरल्स ही है। अच्छा, क्रिटिकल मिनरल होता क्या है, सेमीकंडक्टर्स नहीं, मतलब नॉट एग्जैक्टली। कोई और बताएगा कि हाउ वुड यू डिफाइन क्रिटिकल मिनरल्स। जी अनुष्का, जी अनुश्री बताइए। सर, जो मिनरल्स इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। हाँ जी गुलिक, आप बताइए। सर सेम है, जो मिनरल्स किसी की इकोनॉमी, सिक्योरिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी होते हैं, जिनका एक्सपोर्ट करना भी रिस्की होता है। एक्सपोर्ट करना रिस्की नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड होता है, काफी हद तक रेगुलेटेड होता है। ठीक है, हर एक कंट्री रेगुलेट करके रखता है उसको। क्रिटिकल मिनरल हम उसको बोलेंगे जो कि हमारी इकोनॉमी, जो हमारे डिफेंस
जो हमारे फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल्स ऐसा नहीं है कि रेयर है, रेयर नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी रेयर नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऐसा नहीं है कि रेयरली पाए जाते हो, पाए जाते हैं खूब, लेकिन उनकी रिफाइनिंग, उनकी प्रोसेसिंग वो रेयर है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है सबके पास। तो आज इसी पे बहुत ही बढ़िया ये आर्टिकल निकला है ना? तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर क्या कह रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? जो एसेंशियल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और जो एक्सपोज्ड है, जिसका ट्रेड एक्सपोज्ड है टू हाई रिस्क सप्लाई डिसरप्शन बिकॉज प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग इज कंसंट्रेटेड इन फ्यू कंट्रीज। ऐसे भी मिनरल्स हो सकते हैं जो जरूरी है, लेकिन उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जैसे आयरन भी जरूरी है, स्टील भी जरूरी है, लेकिन क्रिटिकल मिनरल नहीं है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहीं पे भी कंसंट्रेटेड नहीं है। हमारे लिए वो क्रिटिकल मिनरल नहीं है। अच्छा, क्रिटिकल मिनरल भी कंट्री टू कंट्री डिपेंड कर सकता है, टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, कंट्री टू कंट्री कैसे डिपेंड कर सकता है? एक मिनरल जो हमारे पास बहुत है और हमारे पास उसको एक्सट्रैक्ट करने की, उसको प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी भी है, तो हमारे लिए क्रिटिकल नहीं है। लेकिन दूसरा कंट्री जिसको उसकी जरूरत है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए वो क्रिटिकल हो सकता है। ठीक है, तो क्रिटिकल मिनरल कंट्री टू कंट्री और टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी डिपेंड करेगा कि क्या क्रिटिकल है। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ, इनमें क्या अंतर है? तो क्रिटिकल मिनरल इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन है, याद रखो। क्रिटिकल मिनरल है मिनरल्स का इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, जो हमने अभी ऊपर देखा। और रेयर अर्थ केमिकल क्लासिफिकेशन है, 17 एलिमेंट्स उसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब जैसे कौन से मिनरल किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट ईवी के अंदर काम आता है। लिथियम की बैटरी बनती है, ग्रेफाइट काम आता है। तो ईवी और एनर्जी स्टोरेज बैटरीज, इसके अंदर क्या क्या काम आएगा? लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट। कॉपर, जब हम लोगों ने क्लास करनी शुरू की थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉपर बहुत ज्यादा डिमांड में आने वाला है आगे आने वाले समय में। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, हर चीज में काम आएगा। क्यों? एल्यूमिनियम की वायर उतना ज्यादा लोड कैरी नहीं कर सकती जितना कॉपर की वायर कर सकती है ना? तो कॉपर की वायर हर जगह काम आएगी, तो कॉपर की डिमांड हर जगह बढ़ेगी। ठीक है, नियोडियम, पैरासियोडियम और डाइस्पोर्सियम, ये परमानेंट मैग्नेट्स, विंड परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम आती है। परमानेंट मैग्नेट्स किसके काम आती है? विंड टरबाइन में काम आती है, ईवी मोटर्स को चलाने के, ईवी मोटर्स को चलाने के और विंड टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने पंखा लगाया और चलने लगा वो, उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स होती है जो क्या करती हैं, जो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ठीक है, हमने आप लोगों ने भी फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है ना? तो उसी सिद्धांत पे काम करता है और परमानेंट मैग्नेट्स को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, गैलियम है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सेमीकंडक्टर्स की तरह काम आते हैं सोलर सेल्स के अंदर, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, डिवाइसेस के अंदर। जो सोफेस्टिकेटेड डिवाइसेस हैं, जैसे आपके हाथ में फोन, आपके हाथ में लैपटॉप है, और डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर जो हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं, जो हाई एंड गेम्स आप लोग खेलते हो इंटरनेट पे या अपने पीसी के ऊपर, तो उसके अंदर क्या काम आते हैं? सेमीकंडक्टर्स काम आते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड जो आप लगाते हो ना, ग्राफिक कार्ड के अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं छोटे छोटे। ग्राफिक कार्ड क्या है? ग्राफिक कार्ड जैसे जो गेम्स खेलने के लिए अपने लैपटॉप में लगता है ना, ग्राफिक कार्ड से ग्राफिक्स इंप्रूव हो जाते हैं, है ना? तो ग्राफिक्स इंप्रूव कैसे होते हैं? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। प्रोसेसिंग फास्ट कैसे होती है? सेमीकंडक्टर्स से। सेमीकंडक्टर्स क्या करते हैं? डेटा को कंडक्ट करते हैं।
अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जाता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को, वो गुड कंडक्टर्स नहीं है ना, वो बैड कंडक्टर्स हैं, वो सेमी कंडक्टर्स हैं। तो इसलिए उनका डेटा ट्रांसफर के अंदर और उस सब प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है सेमी कंडक्टर्स का। अब उतनी ज्यादा साइंस मुझे भी नहीं होती और हमको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो टाइटेनियम टंगस्टन है, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम आने वाली चीज है। क्या? टाइटेनियम और टंगस्टन। फॉस्फोरस है, पोटाश है, ये फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनेगा तो फूड सिक्योरिटी के अंदर हेल्प करेगा, पोटेशियम और पोटाश। ये तो हम लोग बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं, तो हमारे लिए क्रिटिकल नहीं है। पोटेशियम पोटाश हमारे लिए क्रिटिकल नहीं है, जरूरी है लेकिन हमारे लिए क्रिटिकल नहीं है। हमारे लिए क्रिटिकल कौन से हैं? हमने 2023 में ये 30 मिनरल्स को क्रिटिकल माना, जिसके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी है, एंटीमनी है, बेलेरियम है, बिस्मिथ है, कोबाल्ट है, कॉपर है, गैलियम है। तो इस तरीके से 30 है टोटल, याद करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बस थोड़े बहुत पढ़ लेना तो हल्का सा जो याद रह जाएगा उतना ही काफी है, ठीक है। तो इसके अलावा 24 क्रिटिकल मिनरल्स को स्ट्रेटेजिक मिनरल माना है, ये क्रिटिकल मिनरल है, और इनमें से 24 को क्या माना है? स्ट्रेटेजिक मिनरल माना है, ठीक है। उनको डाला है पार्ट डी शेड्यूल 1 एमएमडीआर एक्ट के अंदर। एमएमडीआर क्या है? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957। इसके किसके अंदर डाला है? पार्ट डी शेड्यूल 1 में डाला है। क्या माना है इनको? स्ट्रेटेजिक मिनरल्स माना है, ठीक है। लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया था। उसमें बोला कि अगर हमको स्ट्रेटेजिक मिनरल मिलता है तो हम एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराएंगे, बिना एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराए उसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने ये जारी किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक डाउन किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें चलती रहती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। और ये बात सही है कि परमिशन लेने में, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराने में, इन सब में टाइम तो लगता ही है। अभी जैसे हम लोग पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं अंडमान निकोबार वाला प्रोजेक्ट। एक साल तो आप लोगों के साथ पढ़ते पढ़ते हो, 6-7 महीने तो हो ही गए। इससे पिछले साल भी वही टॉपिक पढ़ रहे थे हम। बिम्स्टेक नहीं, नहीं, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसके अंदर एयरपोर्ट बनना है, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनना है, एक पावर प्लांट बनना है और एक टाउनशिप बननी है, ठीक है। तो ये 4 चीजें बननी है, लेकिन पिछले 2 साल से केस चल रहा है। अभी एनजीटी का तो उसको क्लियरेंस मिल गया। हालांकि ये जरूरी है क्योंकि ऐसे ही डेवलपमेंट कैसे हो, डेवलपमेंट किसके कॉस्ट पे हो, ये देखना भी जरूरी है। क्या डेवलपमेंट हम एनवायरमेंट के कॉस्ट पे कर रहे हैं? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने डेवलपमेंट कर लिया और उनकी रैट रेस में हमको भी शामिल होना है और हमको भी क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। और डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? नए नए प्रोजेक्ट लगा देना, या डेवलपमेंट ऐसा करना कि जो वहां के लोग हैं, जो नेटिव हैं। नेटिव कौन है इंडिया के? क्या कहीं नेटिव को डिफाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? या कहीं रिकॉग्नाइज किया गया है कि नेटिव्स कौन है? हु आर द नेटिव्स ऑफ दिस लैंड? जो हम लोग बहुत बार क्लेम करते हैं, खासतौर से राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट उसको क्लेम करते हैं कि वी आर द नेटिव्स, एंड जो मुगल्स की तरह हिंदुस्तान में उनको चले जाना चाहिए, ऐसा बहुत बार क्लेम किया जाता है। तो कहीं पर नेटिव इंडियन के बारे में कहीं पर बात की गई है क्या? हाँ, नेटिव्स की भी बात करता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो नेटिव्स हैं। उसके लिए आप पढ़ना, प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी डिबेट है माउंट बेटन के साथ। उसमें उन्होंने बोला है कि वी डू नॉट वांट टू मेक देम, दे आर एबोरिजिनल। सबसे पहले ये बोला कि दे आर एबोरिजिनल्स ऑफ दिस कंट्री एंड वी डू नॉट वांट टू मेक देम सेकंड हैंड कॉपी ऑफ आवरसेल्व्स। क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि वो असली, वो सही तरीका है जीवन जीने का, सस्टेनेबल जीने का, एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ
अगर उसका बैलेंस बना के रखना है अपने लाइफ का, तो वो ही सही रखता है जिसपे शेड्यूल्ड ट्राइब्स चल रही है, वो सस्टेनेबल लिविंग है। हम सस्टेनेबली नहीं जी रहे, हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाने वाले नहीं है, हम सब खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हाँ, वापस आ जाते हैं। तो इसके अंदर कह रहे हैं वाई आर दीज मिनरल्स बिकमिंग द न्यू ऑयल। ये न्यू ऑयल बनते जा रहे हैं। क्यों? ऑयल क्या दे रहा था हमको? एनर्जी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एनर्जी देता है, और सबको क्या चाहिए? एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। नई एनर्जी कहां से मिलेगी? मिनरल से मिलेगी। कैसे? ईवी के अंदर लिथियम है, निकल है, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, ये सब चाहिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर, है ना। और ग्रिड का एक्सपेंशन करना है तो कॉपर चाहिए। ठीक है, एआई, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, मिसाइल, ये सब बनाना है तो फिर स्पेशलाइज्ड मिनरल्स चाहिए इनके लिए अलग अलग। अगर किसी पे भी करते हैं, हम्म, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं जाए, ठीक है, बिल्कुल एकदम वाजिब सवाल है आपका। दस क्या फायदा है? फायदा ये है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इंडिया के अंदर मैग्नेसाइट सैंड के बहुत ज्यादा रिजर्व पाए जाते हैं। उड़ीसा, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के जो बीचेस हैं, वहां पे जो सैंड है उसके अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नेसाइट पाया जाता है। उससे क्या निकलता है? थोरियम निकलता है। और थोरियम क्या है? थोरियम क्या है? थोरियम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूज होने वाला ऐसा फ्यूल है कि अगर हम थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट बना पाए तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं एनर्जी के अंदर। ठीक है, इसलिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए यही सारी चीजें जरूरी है। पेट्रोलियम, इनसे तो अभी और 50 साल तो वो खत्म हो जाएगा रिजर्व दुनिया का। फिर कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करना है ना, तो पहले जो शिफ्ट कर जाएंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। इसकी सप्लाई के ऊपर जिसका कब्जा होगा, अभी जैसे पेट्रोलियम की सप्लाई के ऊपर जिसका कब्जा है वो रेट तय करता है। वो अपने सप्लाईज को, जो ओपेक कंट्रीज हैं, बने ही क्यों थे? ओपेक नेशंस क्यों बने थे? ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्यों बने थे? उनका संगठन बना ही इसलिए था ताकि वो ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल कर सके, अपने प्रोडक्शन को कम करके ज्यादा करके। सप्लाई कम कर देंगे, प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे, इसीलिए वो बने थे। उनको डिक्टेट करता है यूएसए, है ना। तो अभी क्या है? अभी ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि अभी अभी तक जितना भी इसका रिजर्व है, वो सबसे ज्यादा रिजर्व अगर हम देखें तो कॉन्गो में लिथियम का रिजर्व सबसे ज्यादा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, और इसके अलावा इंडिया में भी बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन रिजर्व कैपेसिटी, लेकिन कैपेसिटी है वो, हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर भी नहीं पा रहे हैं, और हमारे पास टेक्नोलॉजी है भी नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? चाइना। चाइना कैसे कर पा रहा है? चाइना पता है कैसे कर पा रहा है? चाइना ने आज से करीब करीब 20-25 साल पहले अफ्रीका के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। कहता कि हम तुम्हारा रोड बनाएंगे, आप तुम छोड़ दो सब कुछ, हम तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, स्कूल हम बना के देंगे, कॉलेज हम बना के देंगे, सब कुछ बना के दिया उनको, स्कूल, कॉलेज। और फिर क्या पढ़ाया? कम्युनिस्ट विचारधारा। कम्युनिस्ट विचारधारा भी पढ़ाई, और साथ में क्या लिया उनसे? रेयर अर्थ, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, सब रिफाइनरी कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। 90% कंट्रोल है चाइना का। ठीक है, तो 90% कंट्रोल चाइना का। इसलिए अब जैसे इस टाइम पे अगर हम प्रेजेंटली देखें, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा, है ना। पूरी दुनिया एक तरीके से ये कहती है कि भाई हाथ जोड़ने को तैयार है उन दोनों के सामने कि भाई बंद कर दो लड़ाई, पेट्रोल देने दो हमको, है ना। अब कल को चाइना अगर कहीं पे सप्लाई बंद कर दे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की, तो फिर वो इसको जियोपॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? दिस इज द न्यू ऑयल। और अगली लड़ाई इस पे ही होगी, आने वाले फ्यूचर में जो लड़ाइयां होंगी वो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के ऊपर होंगी। अभी भी इसको यूज किया है चाइना ने। अगर आप लोगों को याद हो, इस वॉर के बीच में डोनाल्ड ट्रंप एक बार चाइना गया था शी जिनपिंग से मिलने। वो क्यों मिलने गया था? 2 बार गया बेसिकली मिलने के लिए।
एक जो पहली बार गया था वो इसलिए गया था, उस टाइम पे चाइना की और यूएसए की ट्रेड वॉर चल रही थी, टैरिफ वॉर चल रही थी। यूएसए ने बोला हम 25% टैरिफ लगाएंगे, चाइना ने बोला हम 35, तो यूएसए बोला 45, चाइना बोला 55, तो ऐसे करते करते 150% पहुंच गए थे ये लोग कि 150% टैरिफ। तो फिर वो गया। अच्छा, उसने उसने बोला कि हम जो है कोई भी हाई मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा सेमीकंडक्टर्स पे आते हैं, देखो सेमीकंडक्टर्स के लिए चाहिए हमको क्रिटिकल मिनरल, है ना। क्रिटिकल मिनरल किसके पास है, यानी कि रॉ मटेरियल किसके पास है, रॉ मटेरियल चाइना के पास है। हाँ। अफ्रीका में चाइना ने 20 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया और उनके सारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जो भी उनके नेचुरल रिजर्व थे, उनको कंट्रोल चाइना करता है। वहां से एक्सट्रैक्शन, उनका प्रोसेसिंग मिनरल्स का चाइना करता है। उसको सप्लाई चेन में लाना काम चाइना करता है, सप्लाई चाइना करता है, सारा काम चाइना करता है। बस उनके यहाँ है, बस उनका एनवायरनमेंट खराब कर रहा है चाइना। सीधी सीधी बात ये है, उनको रोजगार मिल जाता है कुछ, और वो लेबर है, लेबर की तरह वहां काम करते हैं, सारा फायदा उठा रहा है चाइना। ठीक है, उनको शिक्षा दे के, मतलब वो सारी चीजें हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे ही रहा है ना, और बहुत सारे पुराने पुराने एग्रीमेंट्स हैं उसके चाइना के उन देशों के साथ, है ना। तो अभी क्या है, रॉ मटेरियल के ऊपर चाइना का है। लेकिन एक आप लोगों ने देखी होगी ऐसी चिप होती है हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, ऐसी चिप होती है, उसके अंदर ऐसे ट्रांजिस्टर लगा होता है, ऐसे लाइंस बनी होती है, लाइंस एक दूसरे को ऐसे ऐसे कनेक्ट कर रही होती है, शहर की जैसे सड़कें, इस तरीके से। इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये जो चिप है इसको बोलते हैं वेफर। इस वेफर के ऊपर जो ये लाइनें बनाई जाती है, ये रेयर अर्थ मिनरल से बनाई जाती है। ठीक है, गोल्ड से, सिल्वर से और कॉपर से, इनसे बनाई जाती है। ठीक है, गोल्ड इसके अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। आप कभी अपना सिम निकालो तो उसके बीच में गोल्ड होता है, आपके फोन में जो सिम है ना, उसके बीच में जो गोल्डन कलर का होता है वो गोल्ड का होता है, रियल गोल्ड का। ठीक है, वो सेमीकंडक्टर है। ठीक है, वो सेमीकंडक्टर है, बहुत कम, मतलब उसको निकाल के आप बेच नहीं पाओगे, वो आप उसको कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। उसको कलेक्ट करने के लिए होती है प्रोसेसिंग, होती है उसको रिसाइकलिंग करने की, तो वो जो रिसाइकलिंग के लिए इंडिया उसको प्रमोट भी कर रहा है रिसाइकलिंग के लिए, लेकिन वो आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए। तो जैसे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाता है, आप उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजते हो, उसके अंदर क्या करते हैं वो, यही रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वेफर है, इसके ऊपर ये जो चिप के ऊपर जो डिजाइन बनता है, इसको बोलते हैं डिजाइनिंग। अब ये डिजाइनिंग है, और इसको जो डिजाइन को इसके ऊपर उतारा जाता है इसको बोलते हैं चिप फैब्रिकेशन। अब चिप फैब्रिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो वेस्टर्न कंट्रीज के पास ही है। नीदरलैंड इसमें लीड करता है और यूएस से लीड करता है। नीदरलैंड्स के पास जो मशीन है उसके अंदर से गुजरे बिना कोई भी हाई एंड चिप नहीं बन सकती। तो यूएसए ने बोला कि हम तुमको चिप नहीं देंगे, चाइना को एक भी चिप नहीं जानी चाहिए। चाइना ने बोला कि एक बूंद रेयर अर्थ नहीं जाएगा तुम्हारे यहाँ, तो चाइना ने रेयर रॉ मटेरियल ही बंद कर दिया, बोला रॉ मटेरियल नहीं बचेगा तो बनाओगे कैसे। फिर गया था डोनाल्ड ट्रंप वहां चाइना में उससे डील करने के लिए, तब इन दोनों ने बोला कि ठीक है हम, अच्छा पहले एनवीडिया की एक भी चिप चाइना नहीं जाती थी, इसके बाद डील हुई, एनवीडिया की चिप चाइना खरीद रहा है। ठीक है, और ये इतना बड़ा लेवरेज पॉइंट है चाइना के लिए कि यूएसए को उसने घुटनों पे ला दिया। ठीक है, समझ रहे हो इसका मतलब। दूसरी मीटिंग के दौरान चाइना ने खुला बोला था कि अगर तुम ताइवान के इशू में बोलोगे तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार रहना। साफ डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे सामने बैठा था डोनाल्ड ट्रंप, तब बोला था चाइना ने कि अगर तुमने ताइवान के इशू में बीच में आए तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार रहना, हम कॉन्फ्लिक्ट से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, अभी देखना कुछ दिनों में होने वाला है ताइवान का, अभी लड़ाई होने वाली है ताइवान की। ये तीनों लड़ाइयां अलग नहीं है, ये ध्यान रखना, ईरान वाली लड़ाई, यूक्रेन वाली लड़ाई और ताइवान वाली लड़ाई, ये तीनों अलग नहीं है, तीनों एक है। क्यूबा वाली लड़ाई भी एक ही, ये चारों लड़ाइयां जो चल रही है ये एक ही लड़ाई है। क्योंकि चाइना यूएसए को बहुत जल्द ओवरटेक करने वाला है। चाइना अपनी इकोनॉमी को बहुत बार वो कर चुका है, क्या बोलते हैं उसको, डिवैल्यूएट कर चुका है बहुत बार, ताकि उसका एक्सपोर्ट बना रहे। दुनिया भर में 157 कंट्रीज के लिए
सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है 157 देशों के लिए, 157 कंट्रीज के लिए। 157 कंट्रीज सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना से कर रही है। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, ठीक है। अब हम लोग क्या सपना देखते हैं, चाइना प्लस वन। चाइना तो बनने का सोचते भी नहीं, हम कहते हैं चाइना प्लस वन बनेंगे। चाइना प्लस वन में भी हम लोग आते नहीं है, ताइवान और वो वियतनाम, वो सारे कंट्रीज सारा मैन्युफैक्चरिंग ले जाते हैं हमारा, ठीक है। चाइना प्लस वन क्या है, जो कंपनीज ये चाहती हैं कि चाइना से बाहर निकले और किसी कंट्री, क्योंकि चाइना पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो गई है दुनिया की, उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए देश बोलते हैं कि चाइना से बाहर निकलो, दूसरे देशों में इन्वेस्ट करो, दूसरे देशों में लगाओ अपनी फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग। तो चाइना से बाहर निकलने के बाद जो दूसरा ऑप्शन होगा उसको बोलते हैं चाइना प्लस वन। और सब बनना चाहते हैं चाइना प्लस वन। इंडिया भी बनना चाहता है चाइना प्लस वन, बांग्लादेश भी बनना चाहता है चाइना प्लस वन, वियतनाम है, ताइवान है, ठीक है, साउथ कोरिया है। तो ये सब क्या चाहते हैं कि हम चाइना प्लस वन बन जाए हमारे मैन्युफैक्चरिंग में। ताइवान ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है कि ताइवान चाइना में है या नहीं है, क्योंकि चाइना कहता है, चाइना फॉलो करता है वन चाइना पॉलिसी, और वन चाइना पॉलिसी के अनुसार ताइवान चाइना का है। लेकिन ताइवान अपनी सोवरेनिटी क्लेम करता है, अलग से डील करता है, अलग से आर्मी रखता है। अमेरिका ने उसको रिकॉग्नाइज किया, इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है ताइवान, ठीक है। ताइवान रिकॉग्नाइज कंट्री अलग। हाँ, नीदरलैंड ASML कंपनी है, ASML कंपनी है, उसकी एक मशीन है जो चिप फैब्रिकेशन में नंबर 1 पे है। आ रहे हैं, ठीक है। देखो अभी ये क्या कह रहे हैं, वल्नरेबिलिटी प्रोसेसिंग में है, माइनिंग में नहीं है। माइनिंग तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, क्योंकि उसका पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कैसा है कि हमने उसको एक्सप्लोर किया, माइन किया, फिर बेनिफिकेशन किया, यानी कि उसको इकोनॉमिक वाइबिलिटी बनाया, इकोनॉमिकली वाइबल बनाया, फिर रिफाइन किया, सेपरेट किया, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करी, फिनिश प्रोडक्ट बनाया, फिर फिनिश प्रोडक्ट जब खराब हो गया तो उसको रिसाइकल किया। ये रेयर मिनरल्स का या स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है। अब इसके अंदर हम कहाँ पर मात खा रहे हैं, हमारे पास बैटरी ग्रेडेड लिथियम केमिकल्स की कमी है, हाई प्योरिटी कोबाल्ट निकल की कमी है। हमारे पास रिजर्व है लेकिन अच्छी क्वालिटी के नहीं है। हम थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व रखते हैं दुनिया का, लेकिन हमारे पास अच्छी क्वालिटी के रिजर्व नहीं है। कैथोड एनोड मटेरियल नहीं है हमारे पास, जिससे कि हम कैथोड एनोड से क्या बनाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। कैथोड एनोड से इलेक्ट्रोलाइसिस करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे ना पानी से। तो कैथोड एनोड नहीं है अच्छी क्वालिटी के, रेयर अर्थ मिनरल्स और परमानेंट मैग्नेट्स नहीं है, सेमीकंडक्टर ग्रेड मटेरियल नहीं है। और चाइना डोमिनेट कर रहा है, हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि एवरेज रिफाइनिंग 70%, जो कि अभी 6-7 महीने तक 60% थी, अब 70% हो गई। और इट कंट्रोल्स मोर देन 90% ऑफ प्रोसेसिंग। ये 80% थी कुछ दिन पहले तक, 90% हो गई। और 90% सप्लाई चेन पे पहले से कंट्रोल है चाइना का, ठीक है। तो चाइना का सीधे सीधे कंट्रोल है। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कॉपर है, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, निकल है, इसके रिजर्व इंडिया के अंदर है। मोनजाइट बीच सैंड है, ठीक है। इसके अलावा लिथियम है, जो अभी मिला है रियासी के अंदर, जम्मू कश्मीर में रियासी जगह है उसके अंदर मिला है। और रेयर अर्थ डिपॉजिट राजस्थान गुजरात के कोस्टल एरियाज में है हमारे पास। थर्ड लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिसोर्स है हमारे पास, ठीक है, लेकिन लो ग्रेड है। बहुत सारे डिपॉजिट कैसे हैं, लो ग्रेड है। लो ग्रेड होने का क्या मतलब है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो इकोनॉमिकली उतना वाइबल नहीं होगा, ठीक है। उससे सस्ता चाइना वैसे ही सप्लाई कर देगा, ठीक है। इसके अलावा कॉपर की बात अगर हम करें, कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर की एक माइन लगने वाली थी उधर कर्नाटका में, कई 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, 10-15 साल पुरानी बात, और ज्यादा पुरानी, मोदी जी तब थे भी नहीं, तब की बात है। वहां पे एक माइन लगनी थी कॉपर की, तो वहां पर जितने भी NGO थे और जो सोशल वर्कर्स थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे,
वहां पर उन लोगों को पैसा खिलाया गया बाय डीप स्टेट्स कि ये माइन नहीं खुलनी चाहिए। वहां पर प्रोटेस्ट हुआ, माइन नहीं खुली, और कॉपर के लिए आज भी इंडिया डिपेंडेंट है। और कॉपर का ऐसा है ना कि उसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। अगर आज कॉपर की माइनिंग शुरू करी तो उस माइन में से पहला कॉपर 15 साल बाद निकलेगा। हाँ, 15 साल तक जेस्टेशन पीरियड होता है उसको, कॉपर की माइनिंग को प्रोसेसिंग के लिए उसको वो बहुत सारा लंबा पीरियड लगता है। ठीक है। प्रॉपर कॉपर अलग हाँ, ठीक है। और मोनेजाइट कैसा है? रेडियो एक्टिव थोरियम उसके अंदर है। तो थोरियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि अभी हम कहाँ पर पहुंचे हैं? थोरियम थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, किसका सपना है? भाभा का। ठीक है, डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा। क्या बोला था उन्होंने? कितने स्टेज में बनाएंगे? 3 स्टेज में बनाएंगे। पहला कौन सा बनाएंगे? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है। उसके बाद कौन सा बनाएंगे? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी 3-4 महीने पहले इंडिया ने बनाया। ठीक है। और अभी वो कॉमर्शियली यूज के लिए अभी तक ओपन नहीं है, अभी तक वो सिर्फ रिसर्च स्टेज पे है। तो रिसर्च उसके अंदर कंप्लीट हो गई है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो थोरियम होता है। और थोरियम बेस्ड फिर हम क्या बनाएंगे? थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। हाँ, पहला पहला एशिया का पहला है, इंडिया का ही नहीं, एशिया का पहला। ठीक है। तो इसके अलावा देखो जो इंडिया कर रहा है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हमने चलाया हुआ है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जनवरी 2025 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, और 2030-31 तक के लिए चलेगा। ठीक है, 2024-25 से 2030-31 तक ये चलेगा। ठीक है। इसके अंदर क्या टारगेट है हमारा कि 1200 डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, यानी कि एक्सप्लोरेशन ढूंढने के लिए 1200 प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। एक्विजिशन एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ 50 ओवरसीज मिनरल एसेट्स, यानी कि देश से बाहर भी मिनरल एसेट के ऊपर क्या करने की, उसको डेवलप करने की, उसको एक्वायर करने के लिए भी प्लान है। जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि 26 तो हमारे सरकारी कंपनीज करेंगी, पीएसयू करेंगी, और 24 प्राइवेट कंपनीज करेंगी। तो पीपीपी मॉडल के ऊपर ये काम करेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। 4 मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल बनाया जाएगा क्रिटिकल मिनरल्स का। प्रमोशन ऑफ रिसाइकलिंग रिकवरी फ्रॉम ई वेस्ट, टेलिंग, फ्लाई एश, रेड मड, इनसे क्या किया जाएगा? रिसाइकिल किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? रिकवर किया जाएगा। किसको? रेयर अर्थ को। ठीक है। 1000 पेटेंट तक क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन के अंदर, और 10,000 स्किल्ड वर्कर को ट्रेन करने के इसके अंदर प्रोग्राम है ये पूरा। ठीक है। क्या प्रोग्राम का नाम? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ठीक। इसके अलावा जो विदेश में काम करने के लिए एक कंपनी बनाई है वो है काबिल, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इसका शॉर्ट फॉर्म है काबिल। ठीक है। तो काबिल ने अर्जेंटीना में जाके सेमेन से कंपनी है, वहां की सरकारी कंपनी है अर्जेंटीना की, 2024 में उनसे डील करी थी किसके लिए? कि हम कटामार्का प्रोविंस एकदम अटाकामा से लगा हुआ है। अटाकामा डेजर्ट दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट माना जाता है, और ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में एकदम आम है। ठीक है। वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट अटाकामा, कोल्ड डेजर्ट है। तो उसके बिल्कुल लगा हुआ है कटामार्का प्रोविंस। ठीक है। कटामार्का प्रोविंस पुणे दी अटाकामा से जुड़ा हुआ है। पुणे दी अटाकामा एक प्लेट्यू है वहां पर। ठीक। तो उससे जुड़ा हुआ है। वहां पर लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए हमने अर्जेंटीना के साथ डील करी हुई है। ठीक। लिथियम एक्सप्लोरेशन। इसके अलावा यूएस इंडिया फ्रेमवर्क आया मई 2026 में। यूएस इंडिया फ्रेमवर्क के अंदर क्या बोला हमने? मिनरल एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रिसाइकलिंग और फाइनेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और डाइवर्सिफिकेशन करेंगे फ्रॉम सिंगल कंट्री डिपेंडेंस, क्योंकि यूएस भी चाइना पे डिपेंडेंट है, इंडिया भी चाइना पे डिपेंडेंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने सोर्सेज को, अपने इंपोर्ट्स को। सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट रहेंगे तो वो एज जियोपॉलिटिकल लेवरेज उसको यूज करता रहेगा। ठीक है।
इसके अलावा क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव है, जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस चारों है। इसके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी 2026-27 में बजट के अंदर, यूनियन बजट के अंदर क्या घोषित किया गया, रेयर अर्थ कॉरिडोर घोषित किया गया है। किसको? उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहीं पर मोनेजाइट सैंड पाई जाती है, इन्हीं चारों के बीचेस पे, इन्हीं चारों प्रदेश के बीचेस के ऊपर मोनेजाइट सैंड पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोला है? रेयर अर्थ कॉरिडोर, रेयर अर्थ कॉरिडोर। ठीक है। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस तो है ही हमारे सामने, जैसे कि जो एक्सप्लोरेशन है बहुत महंगा पड़ता है, पैसा लगता है, टेक्नोलॉजी लगती है, टेक्नोलॉजी नहीं है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन अप्रूवल्स, एनवायरमेंट अप्रूवल्स, सोशल इम्पैक्ट अप्रूवल्स, तो उन सब में भी टाइम लगता है, तो वो सारा टाइम हम लोगों के लिए लगेगा ही। उसके अलावा कॉमर्शियल स्केलिंग और कॉमर्शियल स्केल रिफाइनिंग एंड सेपरेशन टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के अंदर भी हम लोग को काम करना है। इसके अलावा अगर हम माइनिंग करते भी हैं तो पॉल्यूशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, कि वाटर पॉल्यूशन यानी कि आसपास का पानी, जहां पर भी दुनिया भर में रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग होती है, वहां का पानी खराब हो जाता है, हवा खराब हो जाती है, तो पॉल्यूशन होगा ही, है ना। तो वे फॉरवर्ड वही है, स्टॉक पाइल बनाओ, डाइवर्सिफाई करो, ठीक है, अपनी वो बना करो। बाकी इस पैसेज के अंदर यानी कि इस आर्टिकल के अंदर जो इन्होंने एक पॉइंट मिस कर दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी डील की है, किसके लिए? रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। ठीक है। तो काबिल यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और ऑस्ट्रेलियन क्रिटिकल मिनरल ऑफिस, इन दोनों के बीच में डील हुई है लिथियम और कोबाल्ट को लेके। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 लिथियम के और 3 कोबाल्ट के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, जिसके अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर काम करेंगे। कौन कौन? काबिल और ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल ऑफिस। ठीक है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया इंडिया का ECTA हुआ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अलावा CECA हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसके अलावा हम लोगों ने यूरेनियम के सप्लाई की ओर से ट्रेड किया। यूरेनियम के सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है। सिविल न्यूक्लियर एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है। यूरेनियम किसके लिए? 2047 तक हम लोग 100 गीगावाट अपनी कैपेसिटी कर सके न्यूक्लियर पावर प्लांट से, उसके लिए हमने उनके साथ क्या है? यूरेनियम सप्लाई का एग्रीमेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026, इसके ऊपर एक आर्टिकल छपा है। अभी हालांकि ये पास नहीं हुआ है, अभी सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा में अभी पास नहीं हुआ है। लेकिन इसके अंदर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर आपको आप आपने बर्थ लिया है तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, कंपलसरी है ही। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, विद इन 21 डेज करा दिया तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। 21 डेज से डिले हुआ और 30 डेज के अंदर कराया तो लेट फीस लगेगी, कोई बात नहीं। 30 डेज से ज्यादा हुआ तो परमिशन लेनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की या फिर प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, और डॉक्यूमेंट्स और फीस तो लगेगी। ठीक है। यहाँ तक भी कोई बात नहीं है। आफ्टर 1 ईयर बट विद इन 2 ईयर DM, SDM, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या DM से लिखवा के लाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ तक पहले से नियम थे। इसके अंदर एक नियम और ऐड किया गया कि अगर 2 साल से ज्यादा डिले हुआ तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। है बर्थ तो हो गया, अब उसमें परमिशन क्या लेनी है? डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, वो वेरीफाई करेंगे बर्थ का, है ना, वेरिफिकेशन करेंगे। और वो क्या वेरिफिकेशन करेंगे? JM फर्स्ट क्लास किस चीज का वेरिफिकेशन करेगा? कोई ऐसा इसके अंदर ये नहीं बताया कि किन आधार पे किया जाएगा, कि ऐसा डॉक्यूमेंट लगेगा तो आप उसको पास कर दोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे पास, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। वही डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देख रहा था, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास देखेगा। कोर्ट के अंदर पेंडिंग केसेस की कमी हो रही थी शायद, तो
तो ये एक एक्स्ट्रा काम जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिया गया, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी देने की कोशिश की जा रही है, हालांकि अभी तक पास नहीं है। ठीक है, तो क्या चेंजेस आए हैं इसके अंदर? डीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जगह जेएमएफसी आ गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब इसके अंदर एक जैसे व्हाई डिड बर्थ सर्टिफिकेट बिकम सो इम्पोर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट यूज होता है एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, और फिर उससे हम लोगों को स्कूल में एडमिशन मिलता है। स्कूल में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, तमाम वोटर आईडी कार्ड, वो सब किससे बनेंगे? बर्थ सर्टिफिकेट से बनते हैं, है ना। गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो उसमें फायदा कैसे मिलेगा? उसके लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे कार्ड उसी से बनेंगे। ठीक है ना। तो भाई इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रिक्ट रूल करने से हो सकता है कि आप फ्रॉडुलेंट जो लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उनको पकड़ लो, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे जो जेन्युइन बेनिफिशियरी हैं, लेकिन वो एक्सक्लूड हो जाएंगे इससे। क्योंकि अगर आप अभी की परिस्थिति देखो, मणिपुर में बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड है। मणिपुर में 2023 से दंगे और एथनिक वायलेंस चल रहा है। आसाम के अंदर लोग डिस्प्लेस्ड है, वहां पे बाढ़ आई हुई है। गुजरात के अंदर बाढ़ आई हुई है। तो देश के अंदर ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर लोग अपने घरों से डिस्प्लेस्ड है, उनके घर बाढ़ में बह चुके हैं, तो डॉक्यूमेंट बचे होंगे उनके पास, ऐसा कहना मुश्किल है। ठीक है, अब उसमें कुछ ऐसे भी तो होंगे जो अक्टूबर 2023 के बाद पैदा हुए होंगे, क्योंकि ये अक्टूबर 2023 के बाद जो पैदा हुए उन सबके बात करता है, क्योंकि पिछले 2 साल, है ना, पिछले 2 साल से, पिछले 2 साल पहले से, 3 साल पहले से इसको एप्लीकेशन के लिए बात की गई है इसमें कि 3 साल पहले से अप्लाई करेंगे, 2023 से अप्लाई करेंगे, 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो पैदा होगा उसके लिए कंपलसरी है। अब जिसका पहले ही डिले हो गया इन कारणों से कि एथनिक वायलेंस चल रहा है, या उसको वो डिस्प्लेस्ड है अपने घर से किसी भी कारणों से, है ना, तो क्या उसको फिर से और ज्यादा डिले नहीं होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लाने में? तो ये तो अननेसेसरी डिले बढ़ाने की बात है ना। यही इस आर्टिकल में कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो ये डेटाबेस है, इसकी शेयरिंग कहाँ कहाँ होगी? देखो, इसकी शेयरिंग होगी पॉपुलेशन रजिस्टर में, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में, इलेक्टोरल रोल में, आधार कार्ड में, राशन कार्ड में, पासपोर्ट में, ड्राइविंग लाइसेंस में, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के अंदर ये सारा डेटा शेयर होगा। ठीक है, तो एडिटोरियल ये कह रहा है कि प्रूफ ऑफ लाइफ है ना, क्या है? द एडिटोरियल आर्ग्यूज दैट स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन में रिड्यूस फ्रॉड बट कुड ऑल्सो एक्सक्लूड जेन्युइन एप्लीकेंट्स। जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स उनको एक्सक्लूड भी कर सकता है। कैसे? नो एविडेंशियरी रिफॉर्म, कोई रिफॉर्म नहीं किया जो हमने शुरुआत में बात की कि जेएम को काम दे दिया, लेकिन वो कौन सा डॉक्यूमेंट देख रहा है? वो वही डॉक्यूमेंट देख रहा है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अब तक देख रहा था, वही डॉक्यूमेंट अब जेएम देखेगा। तो एक बर्डन उसके ऊपर और डाल दिया बिना बात का। 2 ईयर लिमिट क्यों लगाई गई? इसका कोई आप ये कह सकते हो कि आर्टिकल 14 के अंदर क्लासिफिकेशन कैसे किया गया कि 2 ईयर के बाद वो फ्रॉडुलेंट होने की उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर 2 साल के बाद वो रजिस्ट्रेशन करा रहा है और 2 साल से पहले करा रहा है तो फ्रॉडुलेंट नहीं होगा। फर्जी रजिस्ट्रेशन, मतलब जो इलीगल इमिग्रेंट है अगर वो रजिस्ट्रेशन न करा, सरकार का तो वो मकसद है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 ईयर्स क्यों रखा गया? उसका कोई रैशनल नहीं है। बिना रैशनल के 2 साल का समय रखा गया कि उसके पहले और उसके बाद, जो मतलब 2 साल से पहले और 2 साल के बाद, उसको कैसे आप इंटेलिजिबल डिफरेंशियल तो दिखा सकते हो, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट के साथ नेक्सस कैसे दिखाओगे? फ्रॉडुलेंट लोगों को पकड़ने के लिए नेक्सस कैसे दिखाओगे, है ना। तो वहां पर इसको क्रिटिसाइज करता है। रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन, जो रिमोट, जो हम लोग इतने से बात कर रहे हैं, रिमोट रूरल एरिया, होम डिलीवरी, जिन बच्चों की होम डिलीवरी हुई है, घर पे पैदा हुए हैं, दाई माँ ने पैदा किया है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, हम लोग तो ये पढ़ रहे हैं, है ना। गांव में जो ट्राइबल है उसने थोड़ी ना ये आर्टिकल पढ़ा होगा। ठीक है ना। माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन हो जाता है, बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह काम करने चले जाते हैं, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड है ड्यू टू एथनिक वायलेंस और बहुत सारे कारणों से। School records
हाँ ये, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि कंपलसरी है, 1 अक्टूबर 2023 के बाद जो भी पैदा हुआ है उसके लिए कंपलसरी है, विद इन 2 ईयर्स करा लेना कंपलसरी है। कोई रैशनल नहीं है ना उसका, उसका कोई रैशनल नहीं है। यही तो इसके अंदर कह रहे हैं, इस आर्टिकल के अंदर यही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जो डेट्स फिक्स की गई है उसका कोई रैशनल नहीं दिया गया कि उससे पहले पैदा होने वाले और उससे बाद में पैदा होने वाले में क्या अंतर है। 1 अक्टूबर 2023 इस पर डेट दी गई, ठीक है ना, क्यों दी गई, उसका कोई रैशनल नहीं दिया, ठीक है। रिक्वायरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व एडिशनल ट्रैवल, लीगल एक्सपेंस और टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। आप ये भी कह लो कि चलो फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए आपने क्या किया, उसको अलग अलग करके देख रहे हो आप, 2 साल पहले, 2 साल के अंदर जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया और 2 साल तक जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आप उसको अलग अलग देख रहे हो, ठीक है। लेकिन an unexplained or disproportionate burdensome threshold may be challenged as arbitrary। ये तो एक तरीके से आर्बिटरी डिसीजन हो गया ना, ये तो आर्बिटरीली आपने एक डेट फिक्स कर दी, आर्बिटरीली आपने कह दिया कि 2 साल का समय है, उसके अंदर करा लो, नहीं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोई काम ही नहीं है, कोई इसके अंदर ट्रायल थोड़ी चल रहा है, कोई इसके अंदर कुछ वैसा वो थोड़ी है कि कोई प्रूव करना है, कुछ नहीं कर, डिसप्रूव करना है या प्रूव करना है, कोई एविडेंस के ऊपर रिबटल आएगा, वो ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेश किए हैं उसके आधार पर उसको डिसाइड करना है, सिंपल सी बात है। आर्टिकल 21 का भी यहाँ वायलेशन होता हुआ दिखता है, क्योंकि जब मेरा, मान लो मैं बेनिफिशियरी हूँ, मैं जेन्युइन बेनिफिशियरी हूँ और मेरा कार्ड नहीं बन पाया डिले की वजह से, मान लो मैं डिस्प्लेस था, मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ और मैं अपने घर से डिस्प्लेस रहा हूँ 2 साल 3 साल, 2023 की बात करें ना, 2023 से दंगे चल रहे हैं, 2 साल से मैं डिस्प्लेस हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, अब मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बना ही नहीं, तो मैं बहुत सारी सरकारी स्कीम से वंचित रह जाऊंगा, है ना। इसके अलावा मेरे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A दोनों का वायलेशन है सीधे सीधे, है ना। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, मेरा अब वो कार्ड नहीं बनेगा, वो कौन सा बनता है, आयुष कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वेलफेयर बेनिफिशियरी में नहीं आ पाऊंगा। इसके अलावा सेक्शन 14 RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये कहता है कि एज प्रूफ अगर परमिट करता है, ऑल्टरनेटिव एज प्रूफ, इसके लिए अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर तो कह रहा है कि फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट, स्टेट्यूटरी राइट कह रहा है कि मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है एजुकेशन के अंदर, मैं कोई और प्रूफ भी दे सकता हूँ, लेकिन वहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी कह रहा है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, है ना, कंपलसरी कर दिया। इसके अलावा आर्टिकल 326 क्या कहता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, 18 साल से ऊपर के जो भी है उनको क्या अधिकार होना चाहिए वोट देने का, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये भी कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स शुड नॉट रिजल्ट इन आर्बिट्रेरी एक्सक्लूजन ऑफ एलिजिबल वोटर्स। डॉक्यूमेंटेशन में फंसा के जो जेन्युइन वोटर्स हैं, क्योंकि हमारे देश की परिस्थिति ऐसी है कि बहुत पिछड़े हुए इलाके भी है हमारे देश में जहां पे आज तक सड़क भी नहीं पहुंच पाई, डॉक्यूमेंट कैसे पहुंचेगा, तो डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक नहीं। हाँ हाँ, लेकिन उसके अंदर कोई एक प्रूफ नहीं मांगा है, उसके अंदर 12 डॉक्यूमेंट्स, 13 डॉक्यूमेंट्स है टोटल, 12 डॉक्यूमेंट्स ईसी ने बोले थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड उसके अंदर ऐड कराया, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। उसका क्राइटेरिया है, मैं आपको बता देता हूँ क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ये है कि अगर आप 1947 से और 1987 के बीच में पैदा हुए हो, तब से 1947 से 1987 तक आप पैदा हुए हो, तो आपको अपने बर्थ का प्रमाण देना है, प्रूफ देना है कि आप कहाँ पैदा हुए, ठीक है। 1987 से 2002 तक पैदा हुए हो, तो आपको अपना और अपने एक पेरेंट का
और 2002 के बाद जो पैदा हुए हैं अपना और दोनों पेरेंट्स का डेट और प्लेस ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है। अब वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, इसलिए कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ये डेट कहां से आई? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से ये सारी डेट्स आती हैं, और एसआईआर के अंदर वो सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए ही कहता है। ठीक है, तो वही सारा मसला है। उसको पावर मिलती है 324 से, क्योंकि उसको फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं। तो वो कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो लॉ का ग्रे एरिया है, जहां पर लॉ कुछ नहीं कहता कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकता है इलेक्शन कमीशन, वो सारे काम इलेक्शन कमीशन कर सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ठीक है, लेकिन किस लिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। ये कहा था टीएन शेषन के टाइम पे, जब टीएन शेषन इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। बहुत ईमानदार इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे टीएन शेषन। ये 80s 80s में 70s में थे। नहीं, सच में अच्छे थे वो। अ, उन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट बहुत सारे डिसीजन लिए। जो रूलिंग पार्टी थी उसके अगेंस्ट डिसीजन लेते थे, और बहुत कड़े डिसीजन लिया करते थे वो। इसलिए अच्छे माने जाते हैं, ईमानदार, बहुत ज्यादा ईमानदार। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिकली बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए मैंने उसको ऐड किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये सिर्फ 498 ए के ऊपर एप्लीकेबल है। आर्टिकल 142 का एप्लीकेशन इसके अंदर नहीं होगा। आर्टिकल 142 यानी कि इसको प्रेसिडेंट नहीं बनाया है, केस टू केस देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप को, उस लिव इन रिलेशनशिप को हम मैरिज कंसिडर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस देखा जाएगा, हर एक केस में अलग देखा जाएगा। सेक्शन 85, सेक्शन 85 मेरे ख्याल से उसको खुद ही इंक्लूड करता है। एक बार एक सेकंड में देख लेता हूँ, एक सेकंड रुको। क्या, और हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बस ये बोला है कि सिर्फ 498 ए के लिए है ये, और किसी चीज के लिए नहीं। अब क्यों बोला है इसको हम लोग देख सकते हैं। penalize the husband or his relatives की ही बात करता है ये, है ना। इट इज द डायरेक्शन मॉडल रिप्लेसमेंट ऑफ 498 है। ठीक है, ठीक है, सेम है वैसे तो 85 और 498 है। करना चाहिए उसको इंक्लूड 85 को भी, हालांकि इसके अंदर स्पेसिफिकली बोला है इसलिए मैंने उसको मेंशन कर दिया। बाकी एक बार अच्छे से जजमेंट पढ़ेंगे तो उसका कोई रीजन उन्होंने दिया होगा। ठीक है, तो मैं उसमें जजमेंट में पढ़ के या तो कल उसको आपको बता दूंगा कि क्यों ऐसा करा। ठीक, क्योंकि आज ये जजमेंट छपा भी नहीं है अखबार में। ये इंडियन एक्सप्रेस मेरे पास है नहीं, तो उसका मैंने बस एब्स्ट्रैक्ट निकलवा लिया। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन, कोई डाउट है किसी का? नहीं, खुश हो गए जी, क्या ईशान सर की क्लास में दिमाग थक चुका है अब तक, है ना। नहीं थका नहीं आज, टाइम भी काफी है। देखो मैं आप लोगों को एक टेस्ट भेज रहा हूँ क्लैट वालों के लिए। इसको करना फिर से कल की तरह, जैसे आप लोगों ने टाइमिंग नोट की थी और कितने सही हुए ये नोट किया था। हाँ, सबने भेज दिया मेरे को, सिर्फ तुमने नहीं, मेरे को सबने भेज दिया। अब सरकार अगर उसको कंसिडर करे, ऐसे तो कई बार इन्वेंशंस होते हैं लेकिन फिर वो उनका कुछ हो नहीं पाता आगे। वो उसको कॉमर्शियली अगर हम प्रोडक्शन में ला पाए तब फायदा होगा उसका। हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज की है, कितना एफिशिएंट है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। और अगर अच्छा होगा तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई कंपनी उस प्रोटोटाइप को उसको खरीद सकती है, वो बेच सकता है, तो वो सारी चीजें होती है। सर पास करती है। अच्छा है। हम्म,
Now it's the first तो हो सकता है, देखो, अगर वो सरकार प्रमोट करे या फिर कोई कंपनी उसका प्रोटोटाइप खरीद के फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू करे। हमारे यहाँ की कंपनीज क्या है कि बहुत ज्यादा इस तरीके के चीजों में इन्वेस्ट करती नहीं, वो करती हैं किस में इन्वेस्ट, ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल्स पे, क्योंकि रिस्क लेना नहीं चाहते हमारी कंपनीज। R&D के लिए सरकार भी पैसा बहुत ज्यादा देती नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। हाँ, प्राइवेट कंपनीज स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर आ चुकी है, उसके अंदर इन स्पेस से हम लोग कर रहे हैं डीलिंग। स्काई, क्या नाम है उसका, स्काई रॉकेट, जो एक कंपनी है स्काई रॉकेट, उसने इंडिया के दो फर्स्ट फर्स्ट 2 इंडियन सैटेलाइट्स प्राइवेट वाली भेजी है, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। स्काई स्काई रूट है ना उसका।